आज तो मैं फिर गई। क्या करूं? हूँ तो मैं एक इंसान ही ना, रोबोट थोड़ी ही हूँ। आखिर गलती इंसानों से ही होती है। हुआ यूं कि आज अर्चना की आंख सुबह देर से खुली, जिसकी वजह से हर कामों में देरी हो गई और अंजाम यह हुआ कि यह आखिरी बस मेरी पकड़ से छूट गई। अब मजबूरन टैक्सी करनी पड़ेगी। लग गया 200 रुपये का झटका। बस छूटी और शुरू हो गया पति का लंबा लेक्चर। टीचर ही तो हो, फिर भी तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता। पता नहीं बच्चों को क्या सिखाती हूँ। पिछले 5 सालों से यही सुन रही है वह। अर्चना 30 वर्ष की सुंदर युवती है। अपने करियर की शुरुआत उसने एक कंपनी में एचआर मैनेजर के पद से करी थी। वही कंपनी में उसकी मुलाकात अपने पति राजन से हुई, जो उस कंपनी में सेल्स मैनेजर का काम संभालता था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। शादी के बाद प्राथमिकताएं बदल गईं। राजन और अर्चना आंखों में ढेर सारी सपने संजोकर जीवन की राह पर चल पड़े। अर्चना घर दफ्तर का काम करते करते थक जाती। तब राजन ने ही एक मेड का बंदोबस्त कर दिया था। जिंदगी गुजर रही थी और धीरे धीरे दोनों अपनी गृहस्थी को जमाने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनकी जिंदगी में एक फूल खिलने का आभास हुआ। डॉक्टर ने अर्चना को बेड रेस्ट करने को कहा, इसीलिए उसके पास नौकरी छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक प्यारी सी अनन्या आ गई थी उनके जीवन में, पर साथ ही बढ़ रही थी जिम्मेदारियाँ। अर्चना पिछले 2 सालों से घर पर थी। इसी बीच राजन ने बैंक से लोन लेकर एक फ्लैट भी ले लिया था। उधर पापा भी रिटायर हो गए थे, तो उधर की तरफ से उसकी थोड़ी जवाबदेही हो गई थी, जैसे हर मध्य वर्ग के साथ होता है। उन्होंने भी कुछ खर्चों में कटौती करी और मेड को हटा दिया, और अर्चना ने भी नौकरी के लिए हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। अर्चना ने बहुत कंपनियों में कोशिश करी, पर 2 साल का अंतराल एक खाई की तरह हो गया उसकी और नौकरी के बीच में। फिर उसने सोच विचार के बाद स्कूल में अप्लाई किया और जल्द ही एक स्कूल टीचर के रूप में उसकी नियुक्ति हो गई। राजन यह सुनकर खुश था, क्योंकि वह समय से घर आ सकती है और अपनी बेटी के साथ समय बिता सकती है। समस्या थी कि 1 वर्ष की अनन्या की उसे किसके भरोसे छोड़ कर जाएं, समझ नहीं आ रहा था। अनन्या के नाना नानी और दादा दादी उसे अपने साथ रखने को तैयार थे, पर वहाँ आकर रहना नहीं चाहते थे। मेड के भरोसे पूरा दिन अनन्या को अर्चना छोड़ना नहीं चाहती थी। फिर उन्हें पड़ोस में ही एक डे केयर मिल गया। हालांकि उसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा थी, पर अपनी बच्ची की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता थी। आज अर्चना को स्कूल जाना था। सुबह से ही अर्चना की रेल बन गई। नाश्ता और खाना बनाना, फिर घर की साफ सफाई और अनन्या का भी पूरा बैग तैयार करना था। जब वह अनन्या को डे केयर छोड़कर बाहर निकली तो उसका रोना ना सुन सकी, और खुद ही कब सुबकने लगी उसे पता ही नहीं चला। पर अर्चना ने महसूस किया, जितनी वह बेबस है उतनी ही बेबसी राजन की आंखों में भी है। स्टाफ रूम में उसका परिचय सबसे कराया गया। सब खिलखिला रहे थे, पर उसे सब कुछ नया और अलग लग रहा था। जब वह कंपनी में थी तो वहाँ पर आप कैसे भी व्यवहार कर सकते थे, पर स्कूल के अपने नियम कायदे थे और उन्हें सबसे पहले शिक्षक को ही अपने जीवन में उतारना होता है। कक्षा में पहुंचकर देखा सारे बच्चे शोर मचा रहे थे। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, पर कोई फ़ायदा नहीं। उसे महसूस हुआ वह क्लास में नहीं, एक सब्जी मंडी आ गई है। पास से ही प्रिंसिपल गुजर रही थी। शोर सुनकर उसकी कक्षा में आ गई। बच्चों को चुपचाप खड़े होकर एक कड़ी नज़र से देखा तो वो एकदम चुप होकर बैठ गए। पूरा दिन अर्चना का बस चिल्लाते ही बीता। 6 घंटे के स्कूल में उसे बस मुश्किल से 15 मिनट लंच ब्रेक के मिले। अर्चना को पहले दिन ही यह अनुमान लग गया कि यह इतना भी आसान नहीं है जितना वह समझती है। स्कूल बस में बैठकर पता ही नहीं चला कब उसकी आंख लग गई। जब साथ वाली अध्यापिका ने उसे झंझोड़कर उठाया तो उसकी आंख खुली। डे केयर से अनन्या को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ी।
वह पसीने से सराबोर थी और भूख से उसके प्राण निकल रहे थे। अनन्या को गोद में लिए उसने खाना खाया और लेट गई। शाम को वह जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो देखा दोपहर के जूठे बर्तन उसे मुंह चिढ़ा रहे थे। उसने बर्तन मांजने शुरू ही किए थे कि अनन्या रोने लगी। हाथ का काम छोड़कर अर्चना ने उसका दूध गर्म किया। शाम की चाय उसे 7 बजे मिली। पहले जब वह नौकरी पर थी तो पूरे दिन की एक मेड रहती थी, पर क्योंकि इस बार वह बस टीचर ही है और दोपहर तक घर आ जाएगी, यह सोचकर उसने खुद ही राजन सिंह काम वाली को मना कर दिया था। वैसे भी अनन्या की डे केयर की फीस ही उनके बजट को गड़बड़ा रही थी। रात को बिस्तर पर लेटकर अर्चना को ऐसा लगा जैसे वह कोई जंग लड़कर आई हो। राजन ने रात में जब प्यार जताने की कोशिश करनी चाही तो उसने एक झटके से उसे हटा दिया। बोली, सुबह 4 बजे उठना है, प्लीज़ मैं बहुत थक गई हूँ। राजन मुंह बनाकर बोला, क्या थक गई हो? ना तुम्हारे टारगेट होंगे ना ही कोई गोल। तुम्हें तो हर माह बस फ्री की तनख्वाह मिलेगी, टीचर ही तो हो। अर्चना के पास बहस का समय नहीं था, अतः वह मुंह फेर कर सो गई। अर्चना अगले दिन कक्षा में आई और पढ़ाने लगी। आधे से ज़्यादा बच्चे उसे ना सुनकर अपनी बातों में ही व्यस्त थे। एकदम उसे बहुत तेज गुस्सा आया और उसने बच्चों को क्लास से बाहर खड़ा कर दिया। बाहर खड़े होकर दोनों बच्चे फील्ड में चले गए और खेलने लगे। छुट्टी की घंटी बजी तो उसने बैग उठाया। तभी चपरासी आकर उसे सूचना दे गया कि उन्हें प्रिंसिपल ने बुलाया है। अर्चना भुनभुनाती हुई ऑफिस की तरफ लपकी। प्रिंसिपल ने उसे बैठाया और कहा, अर्चना, तुमने आज 2 बच्चों को क्लास से बाहर खड़ा कर दिया। तुम्हें मालूम है वे पूरा दिन फील्ड में खेल रहे थे, एक बच्चे को चोट भी लग गई। कौन जिम्मेदार है इसका? अर्चना बोली, मैडम, आप उन बच्चों को नहीं जानती हैं कि वे कितने शैतान हैं। प्रिंसिपल ठंडे स्वर में बोली, अर्चना, बच्चे शैतान नहीं हैं, आप उनको संभाल नहीं पाती हैं। यह कोई ऑफिस नहीं है, आप टीचर हैं, बच्चों की रोल मॉडल। ऐसा व्यवहार स्कूल में मान्य नहीं है। प्रिंसिपल से बात करने के चक्कर में बस जा चुकी थी और वह बहुत देर तक प्रतीक्षा में खड़ी रही। जब 4 बजे उसने डे केयर में प्रवेश किया तो उसकी संचालक ने व्यंग किया, आजकल टीचर को भी लगता है कि कंपनी जितना ही काम रहता है। अर्चना बिना बोले अनन्या को लेकर अपने घर चल पड़ी। वह जब शाम को उठी तो देखा अंधेरा घिर आया था। उसने रसोई में देखा जूठे बर्तनों का ढेर लगा था और राजन फ़ोन पर अपनी माँ से गप्पे मार रहा था। उसने चाय बनाई और लग गई काम पर। रात 10 बजे जब वह बेडरूम में घुसी तो थक कर चूर हो गई थी। सुनो, एक मेड रखनी ही होगी, मैं बहुत थक जाती हूँ। तब राजन बोला, अर्चना, टीचर ही तो हो, करना क्या होता है तुम्हें? सुबह तो सब कामों में मैं भी तुम्हारी मदद करने की कोशिश करता रहता हूँ। पहले जब तुम कंपनी में थी तब बात अलग थी, रात हो जाती थी, अब तो सारा टाइम तुम्हारा है। तभी मोबाइल की घंटी बजी। कल उसे 4 बच्चों को एक कंपटीशन में लेकर जाना था। अर्चना इससे पहले कुछ और पूछती, मोबाइल बंद हो गया। बच्चों को लेकर जब वह प्रतियोगिता स्थल पर पहुंची तो पता चला कि उन्हें अभी 4 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी। उन 4 घंटों में अर्चना अपने विद्यार्थियों से बातें करने लगी और कब 4 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला। उसे महसूस हुआ ये बच्चे जैसे घर पर अपनी हर बात माता पिता से बांटते हैं, वैसे ही स्कूल में अध्यापकों से बांटते हैं। पहली बार उसे लगा टीचर का कार्य बस पढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। आज फिर घर पहुंचने में देर हो गई क्योंकि सब विद्यार्थियों को घर पहुंचाकर ही वह अपने घर पहुंच सकी। डे केयर पहुंचकर देखा अनन्या बुखार से तप रही थी। वह बिना खाए पिए उसे डॉक्टर के पास ले गई और राजन भी वहाँ ही आ गया। बस आज इतनी गनीमत थी कि राजन ने रात का खाना बना दिया। रात खाने पर राजन बोला, अर्चना, तुम 2-3 दिन की छुट्टी ले लो। अर्चना ने स्कूल में फ़ोन किया तो पता चला कि कल उसी के विषय की परीक्षा है, तो कल तो उसे ज़रूर जाना पड़ेगा। परीक्षा के बाद भले ही चली जाए। सुबह पति का फूला मुंह छोड़कर वह स्कूल चली गई।
परीक्षा समाप्त होते ही वह विद्यार्थियों की परीक्षा कॉपीज लेकर घर की तरफ भागी। घर पहुंचकर देखा तो अनन्या सोई थी और सासू माँ आई थी। शायद राजन ने फ़ोन करके अपनी माँ से उसकी गाथा गाई होगी। उसे देखते ही सासू माँ बोली, बहू, लगता है स्कूल की नौकरी तुम्हें अपनी अनन्या से भी ज़्यादा प्यारी है। मैं घर छोड़कर आ गई हूँ। देखा माँ ही गायब। अर्चना किस किस को समझाए और क्या समझाए जब वह खुद ही अभी सब समझ रही है। वह कैसे यह समझाए कि उसकी जिम्मेदारी अब बस अनन्या की तरफ ही नहीं, अपने विद्यालय के हर एक बच्चे की तरफ है। उसका काम बस स्कूल तक सीमित नहीं है, वह 24 घंटे का काम है जिसकी कहीं कोई गणना नहीं होती। बहुत बार ऐसा भी हुआ कि अर्चना को लगा कि वह नौकरी छोड़कर अनन्या की ही देखभाल करे, पर हर माह कोई ना कोई मोटा खर्च आ ही जाता। अर्चना की नौकरी का 3/4 भाग तो घर के खर्च और डे केयर की फीस में ही खर्च हो जाता और 1/4 भाग से वह अपने कुछ शौक पूरे कर लेती। वही राजन का हाल और बेहाल था। उसकी तनख्वाह का 80% तो घर और कार की किस्त में ही निकल जाता और बाकी का 20% उन अनदेखे खर्चों के लिए जमा कर लेता जो कभी भी आ जाते थे। उसके सारे शौक तो न जाने कहाँ खो गए थे। अर्चना जाने अनजाने राजन को अपनी बड़ी बहन और बहनोई का उदाहरण देती रहती, जो हर वर्ष विदेश भ्रमण करते हैं और उनके पास खाने वाली से लेकर बच्चों की देखभाल के लिए भी आया है। उनके रिश्तों में प्यार की जगह अब चिड़चिड़ाहट ने ले ली थी। कभी कभी अर्चना की भाग दौड़ देखकर उसका मन भी भर जाता। ऐसा नहीं है राजन अर्चना को आराम नहीं देना चाहता था, पर क्या करे वह, कितनी भी कोशिश कर ले, हर माह महंगाई बढ़ती ही जाती है। देखते ही देखते 2 वर्ष बीत गए और अर्चना अपनी टीचर की भूमिका में अच्छी तरह ढल गई। जब कभी वह सुबह सुबह दौड़ लगाती अपनी बस की तरफ तो सोसाइटी में चलते फिरते लोग पूछ ही लेते, आप टीचर हैं क्या किसी स्कूल में? पर अब अर्चना मुस्कुराकर बोलती, जी, तभी तो सुबह सवेरे का सूर्य देखने का मुझे समय ही नहीं मिलता। स्कूल अब स्कूल नहीं है, उसका दूसरा घर हो गया है। उसकी अनन्या भी उसके साथ ही स्कूल जाती है और आती है। औरों की तरह उसे अनन्या की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं रहती है। जब उसके पढ़ाए हुए विद्यार्थी उससे मिलने आते हैं तो वह गर्व से भर उठती है। वह टीचर ही तो है, जिंदगी से भरपूर, क्योंकि हर वर्ष नए विद्यार्थियों के साथ उसकी उम्र साल दर साल बढ़ती नहीं घटती जाती है। उधर राजन भी बहुत खुश था। अनन्या के जन्म के समय से ही उसकी प्रमोशन लगभग निश्चित थी, पर किसी न किसी कारण से वह टलती ही जा रही थी। आज उसके हाथ में प्रमोशन लेटर था, पूरे 20,000 की बढ़ोतरी और ऑफिस की तरफ से कार भी मिल गई। इधर अर्चना के साथ अनन्या के आने जाने से डे केयर का खर्चा भी बच रहा था। राजन ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि इस बार विवाह की वर्षगांठ पर वह और अर्चना गोवा जाएंगे। वह सब कुछ पता कर चुका था। पूरे 60,000 में पूरा पैकेज हो रहा था। राजन ने घर पहुंचकर ऐलान किया कि वे आज डिनर बाहर करेंगे और वह अर्चना को उनकी मनपसंद शॉपिंग भी कराना चाहता है। अर्चना आज बहुत दिनों बाद खिलखिला रही थी और अनन्या भी एकदम आसमान से उतरी हुई परी लग रही थी। अर्चना की वर्षों से एक प्योर शिफॉन साड़ी की तमन्ना थी। जब दुकानदार ने साड़ी दिखानी शुरू की तो अर्चना मूल्य सुनकर बोली, राजन, कहीं और से ले लेते हैं। तब राजन ने अपना प्रमोशन लेटर दिखाया और बोला, इतना तो मैं अब कर सकता हूँ। डिनर के समय राजन अर्चना का हाथ पकड़कर बोला, अर्चना, बस 1-2 साल की तपस्या और है, फिर मैं अपनी कंपनी में डायरेक्टर के ओहदे पर पहुंच जाऊंगा। दोनों शायद आज काफ़ी समय बाद घोड़े बेचकर सोए थे। दोनों ने ही आज छुट्टी कर रखी थी। दोनों ही इन लम्हों को जी भर कर जीना चाहते थे। आज अर्चना राजन से कुछ और भी बात करना चाहती थी। वह अब अनन्या के लिए एक भाई या बहन लाना चाहती थी। इससे पहले कि वह राजन से इस बारे में बात करती, उसने उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, जानता हूँ, पर इसके लिए प्यार भी ज़रूरी है
और फिर दोनों प्यार में सराबोर हो गए। एक माह पश्चात अर्चना के हाथ में अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी जो पॉजिटिव थी। वे बहुत खुश थे। उसने तय कर लिया था इस बार भी अपने बच्चे के साथ पूरा समय बिताएगी और जब दोनों ही बच्चे थोड़े समझदार हो जाएंगे तभी अपने काम के बारे में सोचेगी। राजन भी उसकी बात से सहमत था। अब राजन भी थोड़ा निश्चिंत हो गया था क्योंकि अब उसकी अगले वर्ष प्रमोशन तय थी। रविवार की ऐसी ही कुनकुनी दोपहरी में दोनों पक्षियों की तरह गुटरगू कर रहे थे, तभी फ़ोन की घंटी बजी। उधर से राजन की माँ घबराई सी बोल रही थी, राजन के पिता को हार्ट अटैक आ गया है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया है। वहाँ पहुंचकर पता चला 10 लाख का पूरा खर्च है। राजन ने दफ्तर से अपनी तनख्वाह से एडवांस लिया। हिसाब लगाने पर उसे अनुमान हो गया था कि उसकी पूरी तनख्वाह बस अब इन किस्तों में ही निकल जाएगी, फिर से कुछ वर्षों तक। घर पहुंचकर जब उसने अर्चना को सारी बातों से अवगत कराया तो वह बोली, कोई बात नहीं राजन, मैं हूं ना, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। हालांकि मन ही मन वह खुद भी परेशान थी, पर यह दोनों को ही समझ आ गया था कि यही जीवन है, फिर चाहे हंसकर गुजारो या रोकर, आपकी मर्जी है। देखते ही देखते अर्चना की डिलीवरी का समय आ गया। राजन अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल के गलियारे में चहलकदमी कर रहा था। अर्चना को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी। आधे घंटे पश्चात नर्स उनके बेटे को लेकर आई। उसे हाथों में लेकर राजन की आंखों में आंसू आ गए। फिर से 3 माह पश्चात अर्चना अपने अथर्व को घर छोड़कर स्कूल जा रही है, पर आज वह घबरा नहीं रही है क्योंकि अब राजन की माँ और पापा उनके साथ ही रह रहे हैं। उधर अर्चना के माँ पापा ने बच्चों की देखभाल और घर की देखरेख के लिए कुछ समय के लिए अपनी नौकरानी उनके घर भेज दी है। जिंदगी बहुत आसान नहीं थी, पर मुश्किल भी नहीं थी। इस बार विवाह की वर्षगांठ पर राजन फिर से अर्चना को गोवा ले जाना चाहता था, पर उसे पूरी उम्मीद थी कि इस बार अर्चना का वह सपना पूरा कर पाएगा। रास्तों पर चलते हुए वे जीवन के इस सफ़र को शायद हंसते खिलखिलाते पूरा कर ही लेंगे। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यही समाप्त हो गई। चलिए साथ देखते हैं आज की दूसरी कहानी। विनय जी ने कभी भी बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं रखा। यही वजह थी कि आज उनकी बेटियों के पास इतनी अच्छी डिग्रियां हैं। बेटा बेटी को एक ही आंख से देखने वाले और दोनों को बराबर मान देने वाले विनय और लक्ष्मी ने अपने तीनों बच्चों पूजा, मिताली और सुधीर में कभी कोई फ़र्क नहीं रखा। एक समान परवरिश की। यही कारण था जब बड़ी बेटी पूजा ने डेंटल कॉलेज में प्रवेश लेने की इच्छा जाहिर की तो पापा, खुशी डेंटल कोर्स करने के लिए चीन जा रही है। मैं भी जाना चाहती हूँ। मुझे भी डेंटिस्ट ही बनना है। तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? डेंटल कोर्स भारत में भी तो होते हैं। पापा, वहाँ डायरेक्ट एडमिशन दे रहे हैं 12वीं कक्षा के मार्क्स पर। यहाँ कोचिंग लूँ, फिर टेस्ट दूँ, 1-2 साल तो यूं ही चले जाएंगे। पूजा बोली। पर बेटा, पर कुछ नहीं पापा। आप खुशी के पापा से बात कर लीजिए, मैं उनका नंबर मिला देती हूँ। उन्हें सब पता है। वे अपने काम के सिलसिले में अक्सर वहाँ जाते रहते हैं। विनय ने बात की। फीस बहुत ज़्यादा थी, अतः वे सोच में पड़ गए। एजुकेशन लोन भी मिलता है जी, आजकल बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए। पढ़ने में भी ठीक ठाक है। पढ़ लेगी तो दांतों की डॉक्टर बन जाएगी। लक्ष्मी भी किचन से हाथ पोंछते हुए उनके पास आ गई। पर पहले पता तो करने दो ठीक से कि वह मान्यता प्राप्त भी है या नहीं। है ना माँ? बस वापस आकर यहाँ एक परीक्षा देनी पड़ती है MCI की और प्रमाण पत्र मिल जाता है। पापा, अगर मेरी जगह सुधीर होता तो आप ज़रूर भेज देते। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुमने ऐसा सोचा क्यों? क्या तुम भाई बहनों में मैंने कभी कोई फ़र्क किया? विनय ने उसके गालों पर प्यार से थपकी दी। बैंक में कैशियर ही तो थे विनय। लक्ष्मी स्कूल में टीचर थी। दोनों के वेतन से घर बस ठीक ठाक चल रहा था। कुछ ज़्यादा जमा नहीं कर सके थे दोनों। विनय की पैतृक संपत्ति भी झगड़े में फंसी थी। बरसों से मुकदमे में पैसा अलग लग रहा था। हाँ,
लक्ष्मी को मायके से जरूर कुछ संपत्ति का अपना हिस्सा मिला था, जिससे भविष्य में बच्चों की शादी और अपना मकान बनाने की सोच रहे थे। मकान तो बनता रहेगा लक्ष्मी, शादियां भी होती रहेंगी। पहले बच्चे लायक बन जाए तो यह सबसे बड़ी बात होगी, है ना? कह विनय ने सहमति चाही थी। फिर खुद ही बोले, हो सकता है हम मुकदमा जीत जाएं, तब तो पैसों की कोई कमी ही नहीं रहेगी। हाँ, ठीक तो कह रहे हैं। आजकल बहुएं भी लोग कामकाजी ही लाना ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। बढ़िया प्रोफेशनल कोर्स कर लेगी तो घर वर भी बहुत अच्छा व आसानी से मिल जाएगा। लक्ष्मी ने अपनी सहमति जताई। जमा राशि आड़े वक्त के लिए पड़ी रहेगी, कोई एजुकेशन लोन ही ले लेते हैं, वह ठीक रहेगा। पता करता हूँ डिटेल। इसके जॉब में आने के बाद ही किस्तें जानी शुरू होंगी। विनय ने पता किया और फिर सारी प्रक्रिया शुरू हो गई। पूजा पढ़ाई के लिए विदेश चली गई। दूसरी बेटी मिताली के अंदर भी विदेश में पढ़ाई करने की चाह पैदा हो गई। उसने लंदन से बीबीए करने की जिद पकड़ ली। पापा, दीदी को तो आपने विदेश भेज दिया, मुझे भी लंदन से पढ़ाई करनी है। पापा प्लीज़ पता कीजिए ना। विनय और लक्ष्मी ने सारी तहकीकात कर मिताली को भी पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया। अब रह गया था सबसे छोटा बेटा सुधीर। पढ़ने में वह भी अच्छा था, वह भी डॉक्टर बनना चाहता था, मगर घर का खर्च देखकर उसका ख्याल बदलने लगा कि माता पिता कहाँ तक करेंगे। साल 6 महीने बाद पीएमटी परीक्षा में सफल भी हुआ तो 4 साल एमबीबीएस की पढ़ाई, फिर इंटर्नशिप, उसके बाद एमडी या एमएस। उसके बिना तो डॉक्टरी का कोई मतलब ही नहीं। फिर अब मम्मी पापा रिटायर भी होने वाले हैं। कब कमा पाऊँगा, कब उनकी मदद कर पाऊँगा? 2 लोन पहले से ही उनके सिर पर हैं। मुझे कुछ जल्दी पढ़ाई करके पैसा कमाना है। फिर उसने अपना स्ट्रीम ही कॉमर्स कर लिया। उसने सीए की प्रवेश परीक्षा पास कर ली। स्टूडेंट लोन लेकर उसने अपनी सीए की पढ़ाई शुरू कर दी। दिन में पढ़ाई करना और रात में कॉल सेंटर में जॉब करने लगा। विनय और लक्ष्मी थोड़े परेशान अवश्य थे, पर मन में कहीं यह संतोष था कि बच्चे काबिल बनकर अपने पैरों पर खड़े हो इज्जत और शान की ज़िंदगी जिएंगे। इससे बड़ी और क्या बात होगी उनके लिए। विनय रिटायर्ड होकर किराए के मकान में आ गए थे। और क्या जी, हम नहीं बनवा सके घर तो क्या, बच्चे तो अपना घर बनाकर ठाठ से रहेंगे। एक दिन लक्ष्मी बोली। पूजा का बीडीएस पूरा हो गया। वापस आकर उसने भारत की मान्यता के लिए परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। इंटर्नशिप के बाद उसे लाइसेंस मिल गया। माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। पूजा ने एक पीजी डेंटिस्ट सौरभ को जीवन साथी के रूप में पसंद कर लिया। सौरभ को दहेज नहीं चाहिए था, पर घर वालों को शादी धूमधाम से चाहिए थी। ठीक ही तो है पापा, शादी रोज रोज थोड़ी ही होती है। अब ये लोग दहेज तो नहीं ले रहे हैं ना। पूजा मम्मी पापा को दलील के साथ राजी करने की कोशिश में थी। हाँ हाँ हो जाएगा, तो चिंता मत कर, विनय ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। जैसे तैसे विनय और लक्ष्मी ने बड़ी बेटी को 5 स्टार होटल से विदा किया। मम्मी पापा, मुझे पढ़ने का शौक़ था सो पढ़ लिया। प्रैक्टिस वगैरह मेरी बस की नहीं। मुझे तो बस घूमना फिरना और मस्ती करनी है। लोन का आप देख लेना। मेरे पास वहाँ बैंक का कोई लेटर वेटर नहीं आना चाहिए, वरना बड़ा बुरा फील होगा मुझे ससुराल में। सौरभ को मैंने लोन के बारे में कुछ नहीं बताया है। तो क्या सौरभ को मालूम है तू काम नहीं करेगी? सुधीर को जब मालूम हुआ तो उसने हैरानगी से पूछा। इस पर पूजा बोली, और क्या कह रहे थे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस रानी बनकर रहना, पलकों पर बैठा कर रखेंगे तो देखना। और वह हंसती थी। दीदी, तुम्हें मालूम है ना, मम्मी पापा अब रिटायर्ड हो चुके हैं। हम लोगों के चक्कर में बेचारे मकान तक नहीं बनवा सके। बैंक से स्टूडेंट लोन तो है ही, प्राइवेट लोन अलग से। विदेश की पढ़ाई उन्हें कितनी महंगी पड़ी पता है? भाई, तू तो लड़का है, सीए बनते ही बढ़िया कंपनी में लग जाना है। तो ठहरा तेज दिमाग, फिर धड़ाधड़ पैसे कमाएगा तू। थोड़ा ओवर टाइम भी कर लेना हमारे लिए। मुझे तो गृहस्थी संभालने दे, लाइफ एंजॉय करनी है मुझे तो। कमाल है दीदी, पहले विदेश की महंगी प्रोफेशनल पढ़ाई पर खर्च करवाया, फिर 5 स्टार में शादी की। दहेज ना देने पर भी इतना खर्च हुआ जिसकी गिनती नहीं। अब काम नहीं करेगी तो तुम्हारा लोन कैसे अदा होगा, सोचा है?
माना मिताली दीदी का और मेरा लोन तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, पर अपना लोन तो चुकता कर जो बैंक से तुमने अपने नाम से लिया है। काम क्यों नहीं करोगी? फिर प्रोफेशनल पढ़ाई क्यों की? इतना पैसा क्यों बर्बाद कराया जब तुम्हें केवल हाउस वाइफ ही बनना था? तू तो करेगा ना भाई काम। तुम काम नहीं करोगी तो कुछ दिनों में ही प्यार हवा हो जाएगा सौरभ का। तमीज़ से बात कर। सौरभ तेरे जीजू हैं। तुम्हारी वजह से मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं की, जबकि मैं बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहता था। घर की स्थिति देखकर अपना इरादा ही बदल लिया। ना ना करते हुए भी इतना खर्चा करवा डाला। कर्ज में डूब गए हैं मम्मी पापा। शर्म नहीं आती तुम्हें? कब जिएंगे वे अपने लिए, कभी सोचा है? तू है ना उनका बेटा, करना सेवा सारी उम्र लायक बेटा बनकर। वाह, बाकी हर चीज़ में बराबरी, पर जिम्मेदारी में नहीं। वह तो शुक्र है मकान नहीं बना, वरना बिकवा कर उसमें से भी अपना शेयर लेती। छोड़ पूजा दीदी, तुम क्या समझोगी, जाओ खुश रहो। सुधीर बाकी का सारा उफान पी गया। उधर मिताली ने भी लंदन में कमाल कर दिया। वही अपने एक दोस्त आशीष से ब्याह रचा लिया। ससुराल वाले कट्टर रीति रिवाजों वाले दक्षिण भारतीय मूल के थे। बड़ी जद्दोजहद के बाद राजी हुए, पर घर में भी कभी नहीं रखा। लिहाजा आशीष और वह घर से अलग रहने पर मजबूर हो गए। दोनों में से किसी के भी अभी जॉब में ना होने की वजह से सारा खर्च विनय और लक्ष्मी के कंधों पर ही आ गया। मिताली ने तो पढ़ाई छोड़ ही दी थी, पर आशीष ने अपना MBA पूरा कर लिया। बाद में उसे जॉब भी मिल गई। उधर पूजा की ससुराल की असलियत सामने आने लगी। आए दिन सांस तकाजा करती, ताने देती, बहू तुम्हारी हर महीने की इनकम कहाँ है? हमने सौरभ को तुमसे शादी की इजाज़त इसलिए दी थी कि दोनों मिलकर घर परिवार का स्तर बढ़ाने में मदद करोगे। वैसे ही लंबा चौड़ा परिवार है हमारा। बहू तुमसे ना घर का काम संभाला जाता है ना बाहर का। देखती हूँ सौरभ भी कितने दिन तुम्हारी आरती उतारता है। भरनाई हुई सांस रेवती महीने बाद ही अपने असली रूप में आ गई थी। सौरभ जब अपने दोस्तों की प्रोफेशनल वर्किंग पत्नियों को देखता तो पूजा को लेकर अपमानित सा महसूस करता। रोज़ रोज़ दोस्तों की महंगी पार्टियों से उसे हाथ खींचना पड़ता। पूजा को ना ढंग का कुछ पकाना आता, ना कुछ सलीके से करने सीखने में ही दिलचस्पी लेती। सजने संवरने में वक्त बर्बाद करती। फिर वही हुआ जो सुधीर ने कहा था। खर्च से सौरभ परेशान था, क्योंकि अपनी बहनों की ससुराल और रिश्तेदारी निभाने के लिए वह एक ही जरिया था। उस पर छोटे भाई आकाश की पढ़ाई भी उसके सिर पर थी। बहनों की ससुराल वालों ने उसकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी बिकवा कर उसमें से हिस्सा लेने के बाद भी मुंह बंद नहीं किया, और आए दिन फरमाइशें होती रहती, जिनसे घर के सभी सदस्य चिड़े चिड़े से रहते। तब पूजा को समझ आया कि बहनों की शादी के बाद प्रॉपर्टी और पैसे में ही नहीं, घर की जिम्मेदारियों में भी अपनी कुछ हिस्सेदारी समझनी चाहिए। पूजा को मम्मी पापा और सुधीर की बहुत याद आई। आंखें सजल हो उठी कि कितनी मुश्किल हुई होगी उन्हें। इतने कम पैसों में वे कैसे घर चलाते थे। हमारी ज़रूरतें शौक़ पूरी करते रहे वे। अपना तो उनसे सब कुछ करवा लिया हमने, पर उनकी ज़रूरतों को कभी नहीं समझा। सिर्फ नाम के लिए महंगी पढ़ाई कर ली। अपनी मस्ती और स्वार्थ के चलते ना काम किया, ना अपना लोन ही चुकाया। वह आत्मग्लानि से भर उठी। सप्ताह उपरांत पूजा ने सौरभ की मदद से एक प्राइवेट डेंटल हॉस्पिटल में काम करना शुरू कर दिया। सौरभ से उसने साफ कह दिया, जानती हूँ कि कुछ तो मम्मी पापा लेंगे नहीं, पर कम से कम अपना एजुकेशन लोन जो मैंने लिया था उसे अवश्य चुकाना चाहूँगी। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? सौरभ ने बड़े प्यार से उसके कंधे पर हाथ रख मन ही मन सोचा कि काश उसकी बहनें भी ऐसा ही सोच पाती। कुछ सालों बाद मिताली के ससुराल वालों ने उसे अपना लिया। उधर आशीष को बड़ी प्रमोशन मिली। उसने USA के क्लाइंट से अपनी कंपनी को बड़ा फ़ायदा पहुंचाया था। वह एक झटके में ऊंचे ओहदे पर पहुंच गया। मिताली को ऐशो आराम की सारी सुविधाएं मिलने लगी तो उसे रह रह कर मम्मी पापा और घर की परिस्थितियों से जूझते भाई की तकलीफ़ ध्यान आने लगी कि उसने कैसे कैसे उनका साथ दिया। हम बहनें तो निकम्मी निकली। उसका मन पश्चाताप से भर उठा। फिर उसने पूजा से मन की पीड़ा शेयर की तो पूजा ने उससे
उधर विनय के गांव की बरसों से मुकदमे में फंसी पैतृक संपत्ति का फैसला उनके पक्ष में हो गया। करीब 50 लाख उनकी झोली में आ गए। शुक्र है लक्ष्मी, जो फैसला हमारे पक्ष में हो गया। देर आए दुरुस्त आए। मैंने सुधीर को ऑफिस में ही फ़ोन कर बता दिया, आता ही होगा। पूजा और मिताली को भी खुशखबरी दे दो, उन्हें संडे को आने को कहना। विनय के स्वरों में खुशी और उत्साह छलक रहा था। वे जल्द ही अपनी खुशी तीनों बच्चों में बांट लेना चाहते थे, और रकम भी। संडे को तो दोनों वैसे भी आने वाली हैं। रक्षाबंधन जो है तभी सरप्राइज देंगे, अभी नहीं बताते, लक्ष्मी बोली। पीछे का दरवाज़ा खुला था। पूजा और मिताली दबे पाँव हिसाब लगाते हुए कि पापा इस समय बाथरूम में होंगे और माँ किचन में। मेड जा चुकी होगी। 9 बज रहे हैं तो सुधीर सो ही रहा होगा। एक दूसरे को देख मुस्कुराते हुए वे विनय और लक्ष्मी के बेडरूम में पहुंच गई। विनय की दराज खोल उन्होंने चुपके से कुछ रखा, फिर सीधे सुधीर के कमरे में जाकर तकियों की वार से उसे जगा दिया। आज भी देर से सोएगा। संडे तो है पर रक्षाबंधन भी है। उठ जल्दी, नहा करा, राखी नहीं बंधवानी। अरे उठ भी तो, तुझे राखी बांधने के बाद ही माँ कुछ खाने को देंगी। बहुत जोर की भूख लग रही है, कहते हुए मिताली ने एक तकिया उसे और जमा दिया। क्या है? सुधीर आंखें मलते हुए उठ बैठा। दोनों बहनें उसे बाथरूम की ओर धकेल हंसती हुई किचन की ओर बढ़ गई। माँ सरप्राइज, कह दोनों लक्ष्मी से लिपट गई। अरे कब घुसी तुम दोनों, मुझे तो पता ही नहीं चला, कह लक्ष्मी मुस्कुरा उठी। राखियाँ बंधवाने के बाद जब सुधीर ने दोनों को 6-6 लाख की चेक दिए तो दोनों बहनें उसका चेहरा देखने लगी। मजाक कर रहा है? मजाक नहीं, सच में है बेटा। हम वह मुकदमा जीत गए, उसी के 4 हिस्से कर दिए, एक मेरा व लक्ष्मी का, बाकी तुम तीनों के। अरे नहीं पापा, यह हम नहीं ले सकती, मिताली और पूजा एक साथ बोली। उन्होंने उन पैसों को लेने से साफ इनकार कर दिया। नहीं मम्मी पापा, इन पर केवल सुधीर का ही हक है। उसी ने आप दोनों के साथ सारी जिम्मेदारियां उठाई हैं, पहले घर के छोटे मोटे कामों में, फिर बड़े कामों में, लोन, बिल्स, ऑपरेशन, इलाज, रिश्तेदारी, गाड़ी और अब यह मकान। आप दोनों और घर से अलग अपने लिए कुछ नहीं जोड़ा उसने। सच है मम्मी पापा, हर बात में बराबरी करने वाली हम बेटियां पढ़ लिख कर भी बेटियां ही रह गई, बेटा ना बन सकी। हमने शान और मस्ती के अलावा कुछ सोचा ही नहीं, कभी समझना ही नहीं चाहा। दायित्व तो दूर की बात है, मेरे और मिताली के लिए बहुत कुछ कर लिया है आपने, अब तो इसका ही हक बनता है, हमारा नहीं। हाँ पापा, अब तो बस झट से इसके लिए अच्छी सी लड़की पसंद कीजिए और इसकी धूमधाम से शादी कर दीजिए। बहुत आनाकानी कर चुका है। हाँ, नेक हम बड़ा बड़ा लेंगी। पूजा और मिताली एक के बाद एक बोली जा रही थी। फिर वे सुधीर को छेड़ने लगी। वैसे एक बहुत सुंदर लड़की मेरे पड़ोस में है, बस थोड़ी तोतली है, उससे करेगा शादी? पूजा ने ठिठौली की तो मिताली भी पीछे ना रही। अरे मेरी ननंद की देवरानी की छोटी बहन दूध जैसी गोरी चिट्टी है, बस थोड़ी महंगी है, पर उसके बड़े फायदे रहेंगे। एक नज़र किचन में तो दूसरे से वह तुझे निहारेगी। मिताली और पूजा दोनों अगले ही दिन चली गई। घर सूना हो गया। लक्ष्मी, ये मेरी दराज में लिफाफे कैसे रखे हैं, कह उन्होंने एक खोला तो पत्र में लिखावट पूजा की थी। लिफाफे में 1000-1000 के नोट रखे थे। वे अचरज से पढ़ने लगे। मम्मी पापा, यह मेरी पहली कमाई का छोटा सा अंश है, आप दोनों के चरणों में। आप इसे मना मत करिएगा। आप दोनों ने मुझे इस काबिल बनाया। मैं कमा कर कम से कम अपना लोन तो खुद उतार सकती थी, पर मैं तो अपने में ही मस्त थी। मैं इतनी स्वार्थी कैसे बन गई? न कभी आप लोगों के लिए कुछ सोचा, न सुधीर के लिए। छोटा था पर हर बात में उससे बराबरी करते हुए उससे घर के कामों में भी फ़ायदा उठाया और अपने बाहर के काम भी उसी से करवाए कि वह लड़का है। सब कुछ उसी पर डालकर हम बहनें मज़े लेती रहीं। सॉरी मम्मी पापा, मैं फिर जल्दी आऊँगी। आपकी डेंटिस्ट बेटी पूजा। दूसरा लिफाफा मिताली का था। लिखा था, माँ और पापा, आपने हमेशा हम तीनों को बराबर का प्यार दिया, हक दिया। बराबर मानते हैं ना, तो सुधीर की ही तरह मुझे भी अपना लोन चुकाने दीजिए। आप दोनों मना नहीं करेंगे। सामने से देती तो
आप बिल्कुल ना लेते। पर सोचिए तो पापा, अगर बेटी बेटी में कोई फ़र्क नहीं मानते तो आपको इसे लेना ही पड़ेगा। आशीष की भी यही इच्छा है। पता नहीं बेटियों को बेटों की तरह माँ बाप पर तो हक है, पर माँ बाप को बेटों की तरह बेटियों पर हक अभी भी समाज में क्यों मान्य नहीं हो पा रहा है। आशीष ऐसा ही सोचता है। आपने अपनी परेशानियों को एक और करके हमारे सपने, हमारी ज़रूरतें पूरी की हैं। हमारा आप पर हक है, ठीक है, पर हमारा फ़र्ज़ भी तो है कुछ, जिसे मैं पहले कभी नहीं समझ पाई। आप दोनों की लाडली बेटी मिताली। पत्र के पीछे लोन अमाउंट का चेक था। बेटियों की चिट्ठियां पढ़ रहे विनय और उनके पास खड़ी लक्ष्मी की आंखें सजल हो उठी थी और सीना गर्व से भर उठा। हमें इन्हें वापस करना होगा लक्ष्मी। कितने समझदार बन गए हैं बच्चे। इन्होंने हमारे लिए इतना सोचा, यही बहुत है। अब हमें वैसे भी पैसे की कोई ज़रूरत नहीं रही। लक्ष्मी ने आंचल से आंखों के कोरों को पोंछ मुस्कुराते हुए अपनी सहमति से सिर हिला दिया। दोस्तों, कहानी यही समाप्त हो गई।